हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द स्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ये टॉपिक जो है द हिंदू के एडिटोरियल पे बेस्ड है, जो कि February 25, 2021 को पब्लिश हुआ था। इस टॉपिक में हम मेन चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया में जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर है, यूटीज हैविंग लेजिस्लेचर्स, जो कि जिनका कि यूटी का जो प्रॉपर कंट्रोल है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर या कह लो सेंटर के पास ही होता है, तो वो वर्केबल क्यों नहीं है। ये जो आर्टिकल है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रिसेंट इवेंट्स थी पुडुचेरी में वो क्या हुई। इसमें मेन चीज जो पॉलिटिक हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में यूनियन टेरिटरीज का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, यूनियन टेरिटरीज क्यों फॉर्म की गई और उनकी वर्किंग में क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, नॉमिनेशंस, उसमें जो नॉमिनेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, और अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज कौन से मेथड्स यूज कर रही हैं जिसके चलते जो है वहां पे जो है गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डू प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स बिगिन अ डिस्कशन। तो अभी रिसेंटली February मंथ में ही पुडुचेरी में जो इवेंट्स हुई उसमें जो सडन रेजिग्नेशन थे बाय कांग्रेस एमएलए फ्रॉम पुडुचेरी असेंबली, उसके चलते फाइनली जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वी नारायण स्वामी की वो सडनली टॉपल हो गई, जिससे गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नमेंट ने अपनी जो मेजोरिटी वो लॉस्ट कर दी और सडनली जो गवर्नमेंट थी वो आउट ऑफ द ऑफिस हो गई। तो सबसे पहले हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे कि सडनली अभी रिसेंट इवेंट्स क्या हुई पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी असेंबली में कुछ कांग्रेस एमएलए ने सडनली जो है वो रिजाइन कर दिया, जिसके चलते जो वहां पे वी नारायण स्वामी की गवर्नमेंट थी इट वेंट आउट ऑफ द ऑफिस। और उसके थोड़े दिन पहले ही जो किरण बेदी जो फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर है ऑफ इंडिया, उनको जो है वहां की गवर्नरशिप से जो है वो रिमूव किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर थी पुडुचेरी की, और पुडुचेरी का जो एडिशनल चार्ज है यूटी का वो अब तेलंगाना की गवर्नर तिमिल साई सौंदरराजन को जो है वो दिया गया। लेकिन ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये जो है सडनली विद इन लेस देन अ ईयर जो है ये सेकंड कांग्रेस गवर्नमेंट है जिसको आइडेंटिकल मैनर में जो है वो हटाया गया। पुडुचेरी से पहले मार्च 2019 में एमपी में जो है सिमिलर फिनोमिना हुआ, उसके बाद कर्नाटका में भी जो है सिमिलर चीज जो है देखने के लिए मिली। तो ये इवेंट्स जो हैं लगातार होती जा रही हैं। सो इन केस ऑफ कर्नाटका and in case of Puducherry, the government's lost majority and went out of the office. Resignation from membership of the house is every member's right. कोई भी मेंबर जो है वो रिजाइन कर सकता है हाउस से, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द रेजिग्नेशन शुड बी वॉलंटरी और जेन्युइन। और जो स्पीकर है उस पर्टिकुलर हाउस का उसकी ड्यूटी है टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ओनली इफ इट इज वॉलंटरी और जेन्युइन। ये पोलिटिकली इंस्टिगेटेड नहीं होना चाहिए। तब हम डिस्कस करेंगे कि वाई देयर इज कंसेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। उसके बाद जो है हम फर्दर पुडुचेरी पे आएंगे। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर अबंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जिसको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया अंडर 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज इन शेड्यूल 1। So part A comprised former British Indian provinces having a governor and a legislature. पार्ट बी comprised former princely states governed by राज प्रमुख, और जो पार्ट सी था it was a combination of princely states and chief commissioners provinces being governed by a chief commissioner. So administrator of all three categories were appointed by the president. अब जो पार्ट डी था उसमें केवल एक ही टेरिटरी थी जो थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जिसको हेड कर रहे थे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो था ये फ्रेमवर्क था। सो हम डिस्कस करेंगे क्या चेंज लाई गई मॉडल में। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के 6 से ए और बी के बीच में जो डिस्टिंक्शन थी इट वाज डन अवे, एंड पार्ट सी में जितनी स्टेट्स थी दे वर अबॉलिश्ड एंड सम ऑफ देम वर मर्ज्ड विद एडजेसेंट स्टेट्स एंड सम अदर वर डेजिग्नेटेड एज यूनियन टेरिटरीज। सो फाइनली जो यूनियन टेरिटरीज थी दे वर एडेड टू पार्ट डी। हम बात करेंगे वाई यूनियन टेरिटरीज, ये कंसेप्ट क्यों रखा गया।
The state or reorganization commission suggested creation of union territories modeled on part D, जिसमें कि हमने पीछे देखा केवल अंडमान निकोबार था. This category featured an area that was governed directly by central government. दो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था ये फेवर में था ऑफ फॉर्मिंग लार्ज स्टेट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नेंस. दे आल्सो आइडेंटिफाइड टेरिटरीज दैट वर इकोनॉमिकली अनबैलेंस्ड, फाइनेंशियली वीक, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड पॉलिटिकली अनस्टेबल, एंड फाउंड इट वाज नेसेसरी टू हैव देम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड. और जैसे हम इसमें पुडुचेरी की बात कर रहे हैं तो कुछ ये जो स्टेट्स थी जैसे पुर्तगीज रूल के अंदर थी, पुडुचेरी फ्रेंच में थी, लेकिन जो गोवा दमन दीव था वो पोर्तुगीज के अंदर थे, तो वहां का जो कल्चर था वो भी कंप्लीटली डिफरेंट था. और ये जो कमीशन था इट आल्सो टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मेजर एंड माइनर प्रोविंसेस दैट एग्जिस्टेड एट द क्लोज ऑफ 18th सेंचुरी. जो मेजर प्रिंसेस थे दे वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर्स एंड चीफ कमिश्नर्स, और जो माइनर प्रोविंसेस थी दे वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये जो आइडिया था यूनियन टेरिटरीज का ये यहां से स्टार्ट हुआ था. So as a result, on November 1st, 1956, there were 14 states and 6 union territories. तो total 6 union territories थी, Delhi, Himachal, Manipur, Tripura, which were Himachal, Manipur, Tripura were later on converted into states. Andaman Nicobar Islands and these three which comprise Lakshadweep Islands. तो पहले सिर्फ यही territories थी. So if we talk about February 2021, now we have total 8 union territories. Puducherry, which was first formed in 54, Andaman Nicobar, Delhi, Lakshadweep, Chandigarh, J&K, Ladakh, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu. और इसमें भी एक स्टार्क थिंग है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट स्टेट विच हैज बीन टर्न इनटू अ यूनियन टेरिटरी. सो दिस इज नॉट अ टॉपिक, ये मैंने आपको एक ब्रॉड जो है आउटलुक दिया है ताकि आप आगे वाली सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएं. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं विच इज द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी. सो इसमें फॉर्मर फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स हैं ऑफ यनम, करिकल, पुडुचेरी एंड माहे. It became a French colonial possession in 1674 and was transferred to India on 16th August 1962 by the 14th Constitutional Amendment Act. So अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक था कि वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने कौन सा नया इनोवेटिव मेथड स्टार्ट किया है. सो देयर इज बाय नाउ अ फेमिलियर पैटर्न टू द रेजिग्नेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ legislative assemblies. Such resignations invariably lead to fall of the government, and resignations take place only from the ruling parties in the states which are opposed to the ruling party at the center. तो जो मॉडल जो इनोवेटिव मेथड अभी स्टार्ट हुआ है उस मेथड में ये है कि सडनली जो है रेजिग्नेशंस होने लगते हैं कुछ एमएलएस की तरफ से, और वो एमएलए उसी पार्टी के जो उस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी में जो रूल कर रही होती है उस रूलिंग पार्टी के जो एमएलए हैं वो रिजाइन करते हैं, जबकि जो सेंटर में रूलिंग पार्टी होती है उसके जो एमएलएज हैं वो रिजाइन नहीं करते. दीज पार्टीज इन फैक्ट इन अ प्रिकेरियस कंडीशन बिकॉज इन मोस्ट केसेस रेजिग्नेशंस आर क्वाइट अनएंटिसिपेटेड रिड्यूस द पार्टीज मेजोरिटी इन द हाउस एब्रप्टली. और इससे होता क्या है कि अब सडनली जो है वो लोग रिजाइन कर देते हैं और पार्टी की जो मेजोरिटी है हाउस में सडनली जो है वो कम जाती है. Resignation are done with such precision that exact number of MLAs required to reduce the majority resign, not more. Which is a very strange thing. कि ऐसा नहीं कि सारे रिजाइन कर देंगे, वो लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर भी नहीं आते हैं, उनको डिस्क्वालिफिकेशन या डिफेक्शन भी फेस नहीं करनी पड़ती है, और ऑटोमेटिकली जो गवर्नमेंट है वो भी जो है वो गिर जाती है. सो इट इज अ वंडरफुल वे टू एंड डिफेक्शन एंड सेव द ऑनर ऑफ द लेजिस्लेचर्स. So in the past few years, open revolt against the chief minister followed by resignation of MLAs has been a common route to bring down state governments while escaping the provisions of anti-defection law. In actual, the law requires 2/3 of lawmakers to quit the parent party in order to legally merge with another party. However, an MLA can voluntarily give up the membership of the assembly. So now coming to composition of the legislature of Puducherry. Article 239A of Indian Constitution states that a parliament through law can enact a body that can function as a legislature for the UT of Puducherry consisting of. तो वहाँ की जो composition है legislature की पुडुचेरी में कैसी होगी,
उसमें इलेक्टेड और पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं यही कंटेंशन है। और कैन मेक अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये कैन है, शुड नहीं है। और कैन क्रिएट बोथ ऑफ दीज विद द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शंस वेस्टेड टू द पार्लियामेंट। सो अब हम बात करते हैं इसमें कंफ्लिक्ट कहाँ है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज ड्यूटीज इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और पार्लियामेंट thought it fit to provide a legislature and council of ministers to some of the duties. The reason is to fulfill democratic aspiration of the people of these territories. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर यूनियन टेरिटरीज तो 8 हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और JNK जो है, इन्हीं को लेजिस्लेचर क्यों प्रोवाइड किया गया? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि वहां के लोगों को उनकी डेमोक्रेटिक जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए। But a closer look at the relevant provisions in Constitution reveals that this professed aim has often been sought to be defeated by the Union. Article 239A was originally brought in 1962 to enable Parliament to create legislatures for the duties. लेकिन अगर ध्यान से जो है इसकी प्रोविजंस को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है यूनियन के पास जो पावर है उसके चलते जो ये डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है फुलफिल नहीं हो पाती हैं उन लोगों की। लेजिस्लेचर तो इसीलिए बनाया गया लोगों के लिए, लेकिन सेंटर की जो पॉलिसीज हैं या उसके पास जो यूनियन के पास जो पावर है उसके चलते जो है अल्टीमेटली इन प्रोविजंस का जो है वो बेनिफिट नहीं है। आर्टिकल 239 जो था उसको लाया गया था 1962 में ताकि लेजिस्लेचर्स को क्रिएट किया जाए यूटीज में। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अराइज होते हैं। सबसे पहले, अ लेजिस्लेचर विदाउट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट अ लेजिस्लेचर इज अ कंसेप्चुअल एब्सर्डिटी। इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये यूजलेस है। क्योंकि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखें, अ लेजिस्लेचर क्या है? इट इज द लॉ मेकिंग बॉडी एंड अ लेजिस्लेटिव प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ना ही neither can the legislature exist without a council of minister, nor can the council of minister exist without a legislature. अब दूसरा जो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है, a legislature that is partially elected and partially nominated is another absurdity. In fact, a simple amendment in the Government of Union Territories Act 1963 can create a legislature with more than 50% nominated members. So how can a predominantly nominated house promote representative democracy? अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर लेजिस्लेचर में कुछ लोग इलेक्टेड हैं और कुछ नॉमिनेटेड हैं, ये एक अलग तरह की अब्सर्डिटी आ गई। इनफैक्ट कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1960 में एक सिंपल अमेंडमेंट से लेजिस्लेचर क्रिएट हो सकता है विद मोर देन 50% नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो जिसमें ज्यादातर नॉमिनेटेड मेंबर्स ही होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहाँ से हुई? लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट तो नहीं हो पाई वहां पे। अब इस नॉमिनेशन के इशू को लेके क्या प्रॉब्लम्स है? द इशू ऑफ नॉमिनेशन, तो इसको लेके बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट प्रोवाइड 33 मेंबर हाउस फॉर पुडुचेरी, ऑफ whom 3 आर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 33 मेंबर्स में जो 3 मेंबर्स हैं उनको जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ? पुडुचेरी के केस में यूनियन गवर्नमेंट ने तीनों जो थे बीजेपी मेंबर्स जो थे वो नॉमिनेट किए असेंबली में, जिसमें स्टेट को कंसल्ट नहीं किया। स्टेट ने जब इसको फाइनली चैलेंज किया कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने के लक्ष्मी नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस में ये क्लियर कर दिया कि यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट स्टेट गवर्नमेंट फॉर नॉमिनेटिंग मेंबर्स टू असेंबली एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स हैव सेम राइट टू वोट एज द इलेक्टेड मेंबर्स। तो फिर बात ही कहाँ होगी? क्योंकि क्लियर हो गया कि एक तो यूनियन गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट कर देगी, स्टेट उसमें कुछ नहीं बोल सकता। दूसरा, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनके पास भी सेम राइट टू वोट है एज इलेक्टेड मेंबर्स। और ऐसा नहीं है कि इंडियन लेजिस्लेचर में नॉमिनेशन कोई न्यू फिनोमिना है। अगर हम राज्यसभा में देखें तो आर्टिकल 80 के अंदर जो 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, डिफरेंट फील्ड से नॉमिनेट होते हैं टू इनरिच द डिबेट इन द हाउस, उसका पर्पस ही यही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई भी कंडीशन ही नहीं है। In case of nomination to Puducherry Assembly, no qualification is laid down either in Article 239A or Government of Union Territories Act. This leaves the field open for Union Government to nominate any irrespective of whether he or she is suitable. यही सबसे बड़ी जो है प्रॉब्लम है। नॉमिनेशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस नॉमिनेशन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है
कि वो पर्सन स्पेसिफाइड फील्ड से होने चाहिए या कौन। तो सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होगी वो अपनी अपनी जो इच्छा से जो है लोगों को अपॉइंट करेगी। और जैसे पुडुचेरी में हुआ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वहां पे जो थी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो फाइनली जो था कहीं ना कहीं ये रिवेंज पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो जो है अपने मेंबर्स को वहां पे अपॉइंट करेगी अपनी पार्टी से। अब बात करते हैं जो अनदर इशू है वो है एडमिनिस्ट्रेटर्स पावर इन यूटीज। एज वी ऑल नो यूटीज आर प्राइमरीली दे आर गवर्न बाय एडमिनिस्ट्रेटर। सो अगर हम फैक्ट की बात करें तो यूपीज को कभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं मिला विद नेसेसरी ऑटोनॉमी। जो पावर है वो अल्टीमेटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होती है यूटीज में, हैविंग अ लेजिस्लेचर। So administrator has the right to disagree with the decisions of the Council of Ministers and then refer them to President for final decision. तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसाइड करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। सो इन इफेक्ट इट इज द यूनियन गवर्नमेंट विच फाइनली डिटरमाइंस द डिस्प्यूटेड इशू। तो फाइनली जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास एक्चुअल में कोई भी राइट नहीं है। तो फाइनली जो यूटीज जिनके पास लेजिस्लेटिव सेटअप है उनके पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि रियल पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही है। The administrator in fact disagree with all crucial decisions taken by state government when territory is ruled by a different political party. तो ये जो है एक बहुत सीरियस जो है वो इशू है। सेक्शन 44 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट एंड आर्टिकल 239 ए of constitution vests the power in the administrator to express his or her disagreement and refer the matter to the president and then take all decisions he or she deems fit in the matter in total disregard to elected government. तो क्वेश्चन तो यही है कि फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का क्या रोल हुआ वहां पे, क्योंकि जितने क्रूशियल डिसीजंस है वो फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ही लेगी। जैसे कि एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है इट शुड नॉट मिसयूज दिस पावर टू फ्रस्ट्रेट द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द टेरिटरी। बट इन द एंड अगर हम रियल में उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो बहुत डिफरेंट स्टोरी है अगर हम इन यूटीज में देखें तो। सो क्रक्स ये है कि नो यूनियन गवर्नमेंट रियली लाइक्स द आइडिया ऑफ अ फ्री एंड ऑटोनॉमस गवर्नमेंट इन यूटीज एंड देयरफॉर ट्राइज टू कंट्रोल इट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो है सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम है इस जगह पे कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट होती है वो जो है रियली मतलब इस चीज को पसंद ही नहीं करती कि ऑटोनॉमस गवर्नमेंट यूटीज में हो। ऐसा जो है आप दिल्ली के केस में भी देख सकते हैं। तो experience shows that UTs having legislatures with ultimate control vested in central administrators are not workable. तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं फाइनली वो जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनमें कुछ चीज़ों में चेंज लाए, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर का इतना ज़्यादा रोल है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाए। और ये जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स में जो हम एक नया नए नए तरीके का जो पॉलिटिकल क्लास जैसा एक नया तरीका लगाई है गवर्नमेंट को टॉपल करने का, उससे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जो है अवेयर होना पड़ेगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या अदर मीन्स को यूज करना पड़ेगा कि अब इस सिचुएशन से कैसे डील करें। पहले तो एंटी डिफेक्शन और ये सब जो था इस सब एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू जो था इस चीज को डील किया गया था, लेकिन अब एक नई सिचुएशन सामने आई है तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब इस पे वर्क करना पड़ेगा कि कैसे ये जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स इसको कैसे जो है वो रोका जाए। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।